रात के ठीक 2 बजे पूरे घर में सन्नाटा था। ऊपर वाली मंजिल पर बड़ी बहू अपने कमरे में सो रही थी। नीचे वाले कमरे में बूढ़े बाबूजी करवटें बदल रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर बहुत धीमी आवाज हुई, ठक ठक। बाबूजी ने घड़ी देखी। इतनी रात को कौन हो सकता है? रचना, तुम इस समय यहां क्या कर रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे आपसे लगाव हो गया है। मैं आपसे प्यार करती हूँ। बाबूजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस रात जो होने वाला है वो इस पूरे परिवार को तोड़ भी सकता है और बचा भी सकता है। गांव के किनारे बना वो 2 मंजिला बड़ा घर दूर दूर तक मशहूर था। घर के मालिक थे राम प्रसाद जी, जिन्हें सब बाबूजी कहते थे। उनकी पत्नी का कई साल पहले देहांत हो चुका था। उन्होंने अकेले ही अपने दोनों बेटों को पाला पोसा, पढ़ाया और इतना काबिल बनाया कि दोनों सेना में भर्ती हो गए। बड़ा बेटा अर्जुन गंभीर स्वभाव का था। उसकी शादी 4 साल पहले सविता से हो चुकी थी। सविता समझदार, शांत और संस्कारी लड़की थी। वो घर संभालती थी और ऊपर दूसरी मंजिल पर रहती थी। छोटा बेटा करण थोड़ा हंसमुख और सीधा था। कुछ ही दिन पहले उसकी शादी रचना से हुई थी। रचना बहुत सुंदर थी, लेकिन उससे भी तेज उसका दिमाग था। वो बोलती मीठा थी, पर सोचती बहुत गहरी थी। शादी के दूसरे ही दिन अचानक दोनों बेटों को ड्यूटी पर वापस बुलावा आ गया। देश सेवा सबसे ऊपर थी। दोनों बेटे चले गए। अब घर में रह गए थे बाबूजी। बाबूजी, चाय। और कुछ चाहिए? नहीं बेटा। शादी के तीसरे दिन ही रचना ने पूरे घर को ध्यान से देखना शुरू किया। किस कमरे में क्या है, जमीन के कागज कहाँ रखे हैं, बैंक की फाइलें कहाँ हैं, किसके नाम क्या है। उसे जल्दी समझ आ गया कि इस पूरे घर, खेत और शहर की 2 दुकानों का मालिक सिर्फ एक आदमी है, बाबूजी। उस रात उसने आईने में खुद को देखा और मुस्कुराई। अगर बाबूजी मान जाए तो सब कुछ मेरा हो सकता है। बाबूजी को तो बस थोड़ी जवानी दिखानी है। अगले दिन से रचना बाबूजी की सेवा में लग गई। आप अकेले कितना कुछ संभालते हैं। आपने बहुत दुख झेले हैं। लाओ बाबूजी, आपको थोड़ी मसाज दे दूं, आराम मिलेगा। रामप्रसाद जी सीधे आदमी थे। उन्होंने इसी नई बहू का सम्मान समझा। लेकिन धीरे धीरे रचना की हरकतें बदलने लगीं। बाबूजी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? चुप रहो, अखबार पढ़ने दो। पर मैं तो सिर्फ बात करना चाहती हूँ। वो जानबूझकर बाबूजी के सामने सच संवर कर घूमती। वे कई बार बोली, बहू, अपनी मर्यादा में रहो। मैं तो बस आपकी सेवा कर रही हूँ बाबूजी। सेवा मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन बाबूजी, मैं दिल से करती हूँ। बस करो, अब और नहीं सुनना चाहता। ऊपर रहने वाली सविता को कुछ समझ नहीं आता था। वो अपने काम में लगी रहती। एक रात बाबूजी सो रहे थे। दरवाजा खुला। रचना अंदर आई। रचना, तुम इस समय यहां क्या कर रही हो? बाबूजी चौंक कर उठे। रचना रोने का नाटक करते हुए बोली, मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे आपसे लगाव हो गया है। मैं आपसे प्यार करती हूँ। बाबूजी जैसे पत्थर हो गए। मैं रात में बहुत तड़पती हूँ। मुझे आपकी जरूरत है। उन्होंने उसे डांटा। चुप, शर्म करो। लेकिन रचना रोती रही, हाथ पकड़ने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और पूरे माहौल को ऐसा बना दिया कि बाबूजी घबरा गए। उन्हें समझ नहीं आया क्या करें। उसी घबराहट और कमजोरी के पल में रचना ने अपने पल्लू में छिपाया हुआ मोबाइल चालू कर दिया। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ मिनट बाद वो कमरे से बाहर निकल गई। बाबूजी पूरी रात कांपते रहे। अगली सुबह रचना बाबूजी के सामने मोबाइल लेकर खड़ी थी। उसने वीडियो दिखाया। बाबूजी का चेहरा सफेद पड़ गया। रचना बोली, अब सुनिए बाबूजी, अगर ये वीडियो अर्जुन भैया, करण और पूरे गांव ने देख लिया तो आपकी इज्जत खत्म। अगर बचना है तो आधी जमीन और शहर वाली दुकान मेरे नाम कर दीजिए।
बहू ऐसा मत कर। रामप्रसाद जी की सांस अटक गई। रचना हंस पड़ी। मैं बहुत आगे तक सोचकर आई हूँ बाबूजी। अब बाबूजी हर समय सहमे रहती। खाना कम हो गया, बात करना कम हो गया, रात को नींद नहीं आती। सविता ने कई बार पूछा, बाबूजी, तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं बहू, बस थोड़ा थक गया हूं। लेकिन सविता समझदार थी। उसने देख लिया कि रचना जब भी बाबूजी के पास जाती है, बाबूजी घबरा जाते हैं। उसी शक हो गया। मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, अगर कोई परेशानी है तो बताइए। रामप्रसाद जी रो पड़ी। उन्होंने पहली बार सब बता दिया। सविता सुनकर सन्न रह गई। फिर उसने कहा, बाबूजी अब डरना बंद कीजिए। चालाकी का जवाब समझदारी से देंगे। सविता ने घर में पहले से लगे पुराने सीसीटीवी के अलावा एक छोटा गुप्त कैमरा बाबूजी के कमरे में लगवा दिया। फिर उसने बाबूजी से कहा, आज उसे बुलाइए, जैसे वो चाहती है वैसा दिखाइए, लेकिन कुछ साइन मत कीजिए। उस रात बाबूजी ने रचना से कहा, तुम्हें जो चाहिए ले लेना, आज रात कमरे में आ जाना। रचना खुश हो गई। उसे लगा जीत उसकी हो चुकी है। देखा बाबूजी, आखिर मानना ही पड़ा ना। ज्यादा कुछ किया तो रातों रात आपको वायरल कर दूंगी। लोग कहेंगे बहू की जवानी देखकर गर्म हो गया रामप्रसाद। इतना कहते हुए वो हंस रही थी। उसे नहीं पता था कि कमरे के कोने में रखा फूलदान कैमरा था। सब रिकॉर्ड हो चुका था। अगले ही दिन बाबूजी ने दोनों बेटों को छुट्टी लेकर बुला लिया। तुम दोनों छुट्टी लेकर तुरंत घर आ जाओ, बहुत जरूरी बात है। 2 दिन बाद अर्जुन और करण घर पहुंचे। फिर वीडियो चलाया गया। पहले वाला नहीं, दूसरा वाला, जिसमें रचना खुद अपने मुंह से सब कबूल कर रही थी। करण के हाथ कांपने लगे। अर्जुन गुस्से से खड़ा हो गया। रचना, तुमने मेरे पिता को ब्लैकमेल किया, तुमने घर तोड़ने की कोशिश की, तुमने मुझे भी धोखा दिया। गलती हो गई, लालच आ गया था। गलती नहीं, साजिश थी। इस घर में रिश्ता भरोसे से चलता है, धोखे से नहीं। मैंने जिंदगी भर इज्जत कमाई है, डर कर चुप रहा ये मेरी कमजोरी थी, लेकिन अब नहीं। उन्होंने करण से कहा। फैसला तुम्हारा है। करण ने कुछ देर चुप रहकर कहा, आज से मेरा और इसका कोई रिश्ता नहीं। रचना के मायके वालों को बुलाया गया। उन्हें सब दिखाया गया। वे भी शर्मिंदा हो गए। चलो यहां से निकलते हैं। हमें माफ करना। मुझे यकीन नहीं होता। रचना उस घर से चली गई। करण कुछ महीनों तक टूट गया था। उसे विश्वासघात ने अंदर से हिला दिया था। अर्जुन और सविता ने बाबूजी को संभाला। सविता अब सिर्फ बड़ी बहू नहीं रही, वो उस घर की बेटी बन गई। बाबूजी ने एक दिन सबको बुलाकर कहा। उन्होंने संपत्ति दोनों बेटों के नाम बराबर कर दी, लेकिन एक हिस्सा सविता के नाम भी किया। सब चौंक गए। बाबूजी मुस्कुराए। जिसने घर बचाया उसका हक सबसे बड़ा है।